Hello everyone, how are you? I hope you all are good and healthy. Welcome back to my channel, or welcome to my channel as and when you are watching this video. So we are doing a series of History Made Easy, and today we will be studying chapter 13 of History and Civics book, targeting the students of class 10th of ICSE board, and the chapter name is United Nations. And let's start without any delay. So a brief introduction about United Nations. It was established in 1945 after World War II. Its headquarters are in New York, USA, and its purpose is to promote international peace and cooperation. So this video will be a mix of Hindi and English for the better understanding of you students. तो इसमें हमें बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन कब, कहाँ और किस लिए एस्टैब्लिश हुआ था। तो वो 1945 में सेटअप हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के बाद। इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसका पर्पस क्या था, किस लिए ये बनाया गया था, ताकि सभी देशों विदेशों में एक सुख शांति का प्रभाव बना रहे और आपस में कोऑपरेशन बनी रहे, ताकि आगे फर्दर वॉर्स ना हो। So further we study the reasons for the establishment of United Nations. तो जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था उसके बाद लीग ऑफ नेशंस सेटअप हुआ था. In League of Nations, a treaty of peace was signed by different countries that there would be no further wars. But we saw after 25 years that there was another war. तो विद इन द स्पैन ऑफ 25 ईयर्स हमने दो वर्ल्ड वॉर्स विटनेस किए थे, विच वॉज नॉट एट ऑल गुड फॉर एनी कंट्री, एनी पर्सन. तो इसीलिए आफ्टर सीइंग के लीग ऑफ नेशन फेल हो चुका है एंड देयर वाज अ फियर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, कि जो दो वर्ल्ड वॉर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, दे टुक अ वेरी हैवी टोल ऑन एवरी कंट्री. बहुत सारा पैसा उसके अंदर खर्च हो गया था, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान उसके अंदर गंवा दी थी, बहुत सारे लोग डिसेबल हो गए थे, यानी कि किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, कोई ब्लाइंड हो गया. देन बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी. देयर वाज अ वेरी मिजरेबल टाइम दैट केम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. तो जो हमारे वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने ये फैसला किया कि वी नीड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी सुप्रीम टू ऑल द नेशंस. एंड उसका काम क्या होगा, टू मेंटेन पीस अमंग ऑल द नेशंस. So our world leaders came up with an idea of United Nations organization, and this effort was taken place in San Francisco on October 24th, 1945. So the major 5 reasons जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन सेटअप हुआ था. फर्स्ट वॉज दैट कि बहुत सारे वर्ल्ड वॉर्स हो चुके थे विच डिड नॉट do any good to any person, and that gave a possibility for the destruction of the world. कि अगर ऐसे वर्ल्ड वॉर्स होते रहे, पीस नहीं आया, तो एक दिन पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी. सेकेंड वॉज द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस. जो ट्रीटी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर साइन हुई थी उसका फेलियर हो चुका था. उसको ठीक करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी. थर्ड वॉज द फियर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वैसे थर्ड भी हो सकता है, अगेन लीडिंग टू आवर फर्स्ट पॉइंट कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. ओके. देन द फोर्थ वॉज डिविजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू ब्लॉक्स. तो बेसिकली जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, हमारी टू ब्लॉक्स बन गए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो था यूएसएसआर, यानी कि जिसको अब हम रशिया के नाम से भी जानते हैं, वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स. सो पूरी जो दुनिया है वो दो गुटों में बट गई थी, विच वॉज नॉट गुड फॉर एनी वन. तो हमें एक ऐसी न्यूट्रल इम्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी जो दोनों देशों के बीच में सुलह करा सके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
एंड यूएसएसआर के बीच में. ओके. एंड देन द फिफ्थ वाज डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, कि जब वर्ल्ड वॉर्स हो रहे थे देयर वाज न्यूमरस ऑफ वेपन्स लाइक एटम बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, विच रिजल्ट्स, अगर मतलब अगर एक भी धमाका हो जाए तो बहुत सब लोग मर जाते हैं. वी हैव सीन रिसेंटली इन फिलिस्तीन आल्सो हैपनिंग द सेम थिंग. तो हमें इसलिए भी चाहिए था कि इन वेपन्स को हम रादर दैन ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने के लिए उसे ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हैं कि ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड बचा रहे. तो द रीज़न फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज टू मेंटेन पीस. Now we come to our next topic, origin of the United Nations. So basically when world wars were still happening, कुछ governments को ये चीज़ समझ आ चुकी थी that there is a very important need to protect the humanity, otherwise नहीं तो ये world ख़त्म हो जाएगा. And there were so many discussions that were held between US President Roosevelt and then the ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल. तो इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे डिस्कशंस हेल्ड करे एंड दैट फाइनली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द जो चार्टर बना था, यूएन चार्टर जो बना था, वो सैन फ्रांसिस्को की कॉन्फ्रेंस में बना था जो कि 1945 जून में हुई थी. ओके. एंड दिस वाज साइंड बाय द 50 पार्टिसिपेटिंग नेशंस, यानी कि 50 कंट्रीज ने उसे साइन किया था. And then UN came into existence on 24th October 1945. We have already studied. And on this date, 29 nations signed or ratified this charter through which UNO came into existence. And it contained the 5 permanent members of the UN, meaning China, France, Russia, UK and US became the permanent members of United Nations organization. Coming to our next topic, that is main objectives of the United Nations, and we see that the objectives are given under the preamble of the UN Charter. And with this we come to a question that what is preamble? Preamble होता क्या है? Preamble क्या होता है? आप कोई भी एक्ट, लेजिस्लेशन देखिए, उसके अंदर जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, उसे हम प्रियम्बल बोलते हैं. प्रियम्बल के अंदर क्या दिया जाता है? पर्पस दिया जाता है एक्ट का, वो एक्ट किस लिए बनाया जा रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. सेम इज़ विद द यूएन चार्टर, उसके भी प्रियम्बल में दिया गया है कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. And then the main 4 objectives are given under Article 1 of the UN Charter. The first is to maintain international peace and security, that there should be a collective measure to prevent and remove any act of aggression or any threats that bring war and destroy the peace among the nations. सेकेंड है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस, कि सभी नेशंस के अंदर आपस में दोस्ती होनी चाहिए और लड़ाई की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. थर्ड इज़ टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड फोर्थ इज़ टू हार्मोनाइज द एक्शंस ऑफ द नेशंस to attain the common ends, and the common end is peace and humanity, so that there are no wars or no fights among the nations that are a threat to the humanity. Then there are 3 new objectives that are added by the UN, that is disarm, decolonize and develop. So now we will study the principles of United Nations. ये वो principles हैं जो हर member को follow करने हैं ताकि जो United Nation का जो objective है, that is to attain peace among all the nations, can be fulfilled. So first is to respect the sovereign equality of all its members, यानी कि सभी जो nations हैं, सभी जो members हैं United Nation के, वो equal हैं. कोई भी नेशन किसी और नेशन से सुपीरियर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट से इंडिया इज सुपीरियर टू श्रीलंका और बांग्लादेश, और यूनाइटेड स्टेट इज सुपीरियर टू इंडिया.
No state, meaning no nation is superior to any nation, all nations are equal. Okay, so this is the equality that we are talking about. Now that all members should fulfill in good faith the obligations assumed by them, मीनिंग जिस भी देश को जो भी ऑब्लिगेशन यानी कि ड्यूटी दी गई है या उन्होंने ली है उसे वो गुड फेथ यानी कि अच्छी नीयत से बिना किसी बुराई को अपने दिमाग में लिए उस चीज़ को निभाएंगे. गुड फेथ यानी कि अच्छी नीयत से वो काम करेंगे. Then they should settle their international disputes in peaceful manner. फॉर एग्जाम्पल एक नेशन ए है और एक नेशन बी है, इनकी आपस में कोई लड़ाई हो गई है. फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा कि यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है. ओके, सो देर इज वॉर हैपनिंग देयर, बट हमारा यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपका कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उसको आप पीसफुल मैनर में सॉल्व करेंगे एंड यू विल not go for war. Okay, or you can use peaceful means. For example, आप negotiations कर सकते हो, आप mediations कर सकते हो. There are so many peaceful means that you can opt for to dissolve your international dispute. Okay, the next is they should refrain from threat and use of force against any state. तो आपको किसी भी स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब नेशन है, कंट्री है. ओके, सो आपको रिफ्रेन करना है फ्रॉम यूजिंग एनी थ्रेट और फोर्स, यानी कि आपने किसी भी दूसरे देश के खिलाफ कोई भी ऐसा फोर्स या लड़ाई का जो भी काम है वो नहीं करना है. They should give the UN every assistance in any action it takes. यानी कि यूनाइटेड नेशंस कुछ भी डिसाइड करेगा कि मैं ये एक्शन लेने वाला हूँ. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने किसी भी कंट्री में कोई सर्वे करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एक्शन दे वांट टू टेक, तो जो भी यूएन मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे उन्हें हर तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है टू द यूएन, चाहे वो किसी भी तरह का एक्शन ले रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर दैट स्टेट्स विच आर नॉट मेंबर्स ऑफ द यूएन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दीज प्रिंसिपल्स. तो अब हमने देखा है कि आप, इट इज़ नॉट दैट कि अगर यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया है तो सभी स्टेट्स उसका एक पार्ट बन गई है. नहीं, जिन्होंने यूएन चार्टर को साइन करा है सिर्फ वही नेशंस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बने हैं. यानी कि अगर आपने यूएन चार्टर को साइन नहीं किया है तो आप उसके मीन्स यूएनओ के मेंबर नहीं हैं. ओके, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कौन है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम ये भी है कि जो भी स्टेट्स यानी कि जो भी नेशंस हैं जो यूएन का मेंबर नहीं है वो भी इन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली काम करें, यानी कि वो भी पीस एस्टैब्लिश करने के लिए काम करें. ऐसा ना हो कि अगर मैं यूएनओ का मेंबर नहीं हूँ इट डज नॉट मीन दैट आई कैन गो फॉर वॉर. नो, आई कैन नॉट. आई स्टिल हैव टू एक्ट विद इन दिस प्रिंसिपल्स in this according to the UN Charter. Okay, the UN should not intervene in the domestic affairs of any state. अब यहाँ पे domestic affairs क्या है? Internal affairs. What are internal affairs? यानी कि जो मेरे देश में हो रहा है उसके लिए यूएन रिस्पॉन्सिबल नहीं है और यूएन उसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकता है. ओके, अगर इंडिया के अंदर कुछ मैटर चल रहा है, अगर इंडिया के अंदर कुछ हो रहा है तो वो इंडिया की प्रॉब्लम है, वो यूनाइटेड नेशंस की प्रॉब्लम नहीं है. व्हेन देयर इज अ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जब बात इंटरनेशनल होगी then UNO will come into the play. Okay, otherwise it is the rule of that particular nation, it is its duty to take care of that particular matter. Coming to the next slide, now we will quickly see a few things about the United Nations. तो हम जैसे स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यूयॉर्क में है.
सिर्फ एक जो पार्ट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, दैट इज आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिर्फ वो न्यूयॉर्क में नहीं है, वो कहाँ पे है, वो द हेग नीदरलैंड्स के अंदर है। देन वी कम टू द फ्लैग। तो जो फ्लैग है वो लाइट ब्लू कलर का है, उसके अंदर वाइट कलर से यूएन का एम्बलम बना हुआ है, एंड देन देर इज twin olive branches that we can see. So this is the light blue color, we can see this is white UN emblem, and then you can see this olive branches, two olive branches, okay, that we can see. Okay, so the flag was adopted on October 20, 1947. Okay, what are the official languages? Official languages are Arabic, Chinese, English, France, it is French and Russian and Spanish. Sorry guys, it's not France, it is French. France is the name of the country. ओके, बट जो भी रिटन काम होता है, जो भी डॉक्यूमेंट काम होता है, तो जो रिटन काम होता है वो सिर्फ दो लैंग्वेजेस में होता है, और वो दो लैंग्वेजेस हैं, फर्स्ट इंग्लिश एंड देन सेकंड इज फ्रेंच. Otherwise, if you want to make any speech in the UN, you can make in these six languages for the speech. But for the written work, it is only English and French. Then there is finances, how the finances of the United Nations are controlled. So the contribution made by the member countries. So जो भी countries यूएनओ की members हैं वो contribute करती हैं towards the expenses of the or the finances of the यूएनओ. बट ये contribution किस रेशियो में किया जाएगा ये कौन डिसाइड करता है? ये annually, annually means yearly, जनरल असेंबली में डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंट्री कितना कंट्रीब्यूशन करेगी. देन वी टॉक अबाउट द मेंबरशिप. इट इज ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल द कंट्रीज जो बिलीव करती हैं पीस में, जो बिलीव करती हैं कि जो यूएन चार्टर में लिखा हुआ है वो सही है, एंड जो ये एक्सेप्ट करती हैं द ड्यूटीज ऑफ द नेशंस गिवन अंडर यूएन चार्टर, दैट दे आर रेडी टू फॉलो और टू कंप्लीट दोज ड्यूटीज. तो वो सब दे कैन बिकम द मेंबर ऑफ यूएनओ. ओके, तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो 50 कंट्रीज ने यूएन चार्टर साइन किया था सैन फ्रांसिस्को में, दोज 50 वर द ओरिजिनल members of the UNO. जो अदर बाद में कंट्रीज आई हैं दे हैव बीन एडमिटेड थ्रू जनरल असेंबली. जनरल असेंबली में एक रिकमेंडेशन डाला जाता है, एंड देन बाय 2/3 ऑफ द मेजोरिटी वो पास होता है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ वोट से, and then the particular nation becomes the member of the UNO. And till date we have 193 countries, almost all the countries are the part of UNO. और जो लेटेस्ट कंट्री जो आई है यूएनओ में वो है साउथ सुडान. ओके, जो लेटेस्ट मेंबर बना है यूएनओ का. देन वी हैव इंडिया ऑल्सो. इंडिया वॉज एन ओरिजिनल मेंबर, जो वन ऑफ द 50 मेंबर्स जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में यूएन चार्टर को साइन किया था, और इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया था. एंड India has always participated in the peacekeeping missions that has UN incorporated. Okay. So in this we see the main organs of the United Nations, that is General Assembly, Security Council, the Economic and Social Council, ICJ, International Court of Justice, and then the Secretariat, and then the Trusteeship Council. So in this particular video we will only talk about these three organs, that is the Economic and Social Council, then we will talk about the Trusteeship Council, and the last we will talk about the Secretariat, and we will end today's video here only. So first of all, the Economic and the Social Council. So basically the work of Eco and Social Council is that
it has to promote the higher standards of living, full employment and इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, यानी कि आपकी इकोनॉमिकली यानी कि फाइनेंसेस पैसे में ग्रोथ होनी चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, आपका लिविंग कंडीशंस अच्छा होना चाहिए और आपका सोशल प्रोग्रेस होना चाहिए. सो द हायर स्टैंडर्ड्स आर प्रमोटेड बाय दिस पर्टिकुलर काउंसिल. So next we talk about the trusteeship council. So basically it was set up in 1945 for 11 ट्रस्ट टेरिटरीज. सो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो मैंडेट साइन हुआ था फॉर द पीस ट्रीटी अमंग द 11 ट्रस्ट टेरिटरीज, तो इनको इंडिपेंडेंस गेन करवाने तक जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी ये उनका ध्यान रखती थी, but it suspended its operations in 1994 because all those 11 trust territories became independent. So now we don't have any more trusteeship council. Now the last organ for the day is the secretariat. So this is the chief administrative office of the United Nations, and जो secretariat होता है उसके अंदर जो सेक्रेटरी जनरल होता है, दैट इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपने लिए एक इंटरनेशनल स्टाफ को अपॉइंट करता है और उसका मेन फंक्शन होता है कि जितने भी यूएन ऑर्गन्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जाए और सुपरवाइज किया जाए. That's all for today. Thank you so much for watching this video. I hope you will like it. Like, share, subscribe to my channel and comment all your doubts under this video, and wait for the part 2 that is coming out tomorrow. Thank you so much.